एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट वगैरह बताया था मैंने। फिर मैंने ये भी बताया था कि आप किसी भी बॉडी के कैपेसिटेंस को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। उसके पोटेंशियल पे सीधा वार करो, पोटेंशियल कम कर दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस कहता है कि किसी भी एक चार्ज बॉडी जिसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो चुका है, अगर उसके पास में कोई दूसरी अनचार्ज बॉडी को लाते हो तो उस अनचार्ज बॉडी के लाने पर उस चार्ज बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है, डाउन हो जाता है, यानी उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, और मैंने ये पूरा प्रोसेस में कराया था, तो आप उसी तरीके से करना। ठीक है, इधर उधर लिखना मत, जैसे लिखाया गया नोट्स में वैसे ही लिखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया था कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। तो एक बॉडी जो कि इन्फिनिटी पर थी, उससे मैं चार्ज लेके आया प्लस। देखिए वैसे में एक्चुअल में दोनों बॉडी क्या थी, न्यूट्रल थी। क्या थी, न्यूट्रल बॉडी थी, तो दोनों में चार्ज क्या था, 0 0 था। अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब है यदि आप उससे माइनस चार्ज ले लोगे तो उस पर क्या आ जाएगा, उतना ही प्लस चार्ज आ जाएगा। और अगर उससे प्लस चार्ज ले लोगे तो उसके ऊपर क्या होगा, उतना ही माइनस चार्ज आएगा। तो जो इन्फिनिटी पर बॉडी थी उससे मैंने प्लस चार्ज ले लिया, तो उस पर क्या हो गया, माइनस चार्ज। और उसको ला करके उस पेयर पे रख दिया था। वो उस पेयर पे, अब चलो देखते हैं, मैं यहीं से स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है, कैपेसिटर ऑफ स्फेरिकल बॉडी। बोलिएगा कोई भी नहीं। अच्छा, पापा को भी यही बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल स्फेरिकल बॉडी। कोई स्फेरिकल बॉडी है, उसका हम कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, और कैपेसिटर बनने की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि एक बॉडी क्या हो नेगेटिव, दूसरी क्या हो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है आपकी कोई स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, और आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक बॉडी थी, और इनफाइनाइट पे तो आपको पता है कोई पोटेंशियल, कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इंट्रैक्शन नहीं होता। इंट्रैक्शन नहीं तो पोटेंशियल नहीं होता। ठीक है, तो यहां से एक इससे प्लस चार्ज लेके आ गया, और इस बॉडी के ऊपर, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी थी, क्या है ये, कंडक्टिंग, तो भैया सारा चार्ज क्या हुआ, इसकी सरफेस पे आके ऐसा फैल गया, है ना। सारा चार्ज इसकी सरफेस पे आके फैल गया। ठीक है, इसकी रेडियस क्या थी, आर थी। रेडियस क्या थी, आर थी। तो इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल एट दी सरफेस क्या होगा, के क्यू अपॉन में आर। अगर मैं के की वैल्यू रखूं, आर क्या रेडियस है, रेडियस। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये के की वैल्यू होगी। चार्ज कितना है इसकी सरफेस पे, क्यू, और इसकी रेडियस क्या है, आर। तो अगर आप इसको कंबाइन करके लिखते हो तो क्यू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में आर। ये हो गया इसका पोटेंशियल। और जो इनफाइनाइट पर बॉडी है उसका पोटेंशियल क्या है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट बॉडी, और इसको मान लिया यहाँ पर सेकेंड बॉडी। तो ध्यान आपको पता, ध्यान, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड बॉडी, तो मैंने वो ले लिया डेल्टा वी। फर्स्ट सेकेंड, ये बोल रहे डेल्टा वी मतलब, डेल्टा वी मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो यदि आपको पता होगा ये, अच्छा ये तो सेकंड एंड फर्स्ट बॉडी लिखेंगे। ठीक है, सेकंड एंड और फर्स्ट बॉडी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकंड बॉडी माइनस पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट बॉडी। तो पोटेंशियल ऑफ सेकंड बॉडी कितना है, क्यू, सेकंड बॉडी एरिया ना, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू में आर। और जो फर्स्ट बॉडी थी वो कहा थी, इनफाइनाइट पर, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन आर आर। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, सेकंड और फर्स्ट बॉडी के बीच में। अच्छा, ट्रांसफर चार्ज कितना है, जो यहां से इस बॉडी से लेके जो इनफाइनाइट पे थी और यहां तक, इन पे चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ, और ट्रांसफर्ड चार्ज क्या है भैया, प्लस क्यू है। ट्रांसफर चार्ज क्या है, प्लस क्यू। चार्ज है आपका प्लस क्यू, इसके में चार्ज क्या प्लस क्यू है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, क्रिएट हुआ इसकी वजह से, ये क्रिएट हुआ। तो देन कैपेसिटेंस क्या होता है, देन कैपेसिटेंस होता है ट्रांसफर्ड चार्ज
ट्रांसफर्ड चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस जो ट्रांसफर की वजह से हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी किसके बीच में, सेकंड और फर्स्ट। तो ट्रांसफर चार्ज कितना है क्यू, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ कितना हुआ क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू में आर, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये आर हो गया, ये हो गया कैपेसिटेंस। क्या आ गया, इसका आ गया एक स्फेरिकल बॉडी का, जो स्फीयर अलग एक रखा हुआ है, ऐसे आइसोलेटेड स्फीयर कह सकते हैं, उसका आपका कैपेसिटेंस इतना आ गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है, ये जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हियर जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रहा है मीडियम पर। किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन आर पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या मीडियम, मीडियम अराउंड दी स्फीयर, स्फीयर के चारों ओर कौन सा मीडियम है, और कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के, ठीक है, रेडियस या साइज ऑफ दी स्फीयर, स्फीयर का साइज क्या होगा, ठीक है भैया। तो कैपेसिटेंस एक तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, किस मीडियम में आपका स्फीयर रखा हुआ है, दूसरा उसके साइज पे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए एक नोट में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखाने आ रहा हूँ नोट में, कि अगर मान लीजिए आपका ये जो स्फीयर है जिसको आपने चार्ज दिया प्लस क्यू चार्ज दिया, अगर ये प्लेस्ड है कहां पर, वैक्यूम में, कहां प्लेस्ड है, वैक्यूम में प्लेस्ड है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। अगर ये मैक्सिमम हो चुका है तो इसके पोटेंशियल को हम किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पर है, तो इसके पोटेंशियल को आप कम नहीं कर सकते। कहां पे प्लेस्ड है ये, व्हेन स्फीयर प्लेस्ड, स्फीयर प्लेस्ड इन वैक्यूम। अगर आपका स्फीयर कहां प्लेस्ड है, वैक्यूम में, और इसका पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है, तो इस स्फीयर को, उस स्फीयर को फर्दर चार्ज सप्लाई नहीं किया जा सकता है, स्फीयर को फर्दर चार्ज सप्लाई नहीं किया जा सकता है। अब ये स्पेस में ऐसे ही रहेगा, इतना ही, जिसका इसका कैपेसिटेंस यही है, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यही स्फीयर को अगर मैं कहां रख दूं, मीडियम में रख दूं, कहां रख दूं, मीडियम में अगर मैं स्फीयर को रख दूंगा, when the same sphere placed in medium of dielectric constant, अच्छा इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आपको बता दूं इसका कैपेसिटेंस होगा सी नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में रेडियस, इसका कैपेसिटेंस ही होगा, ठीक है, क्योंकि मीडियम नहीं है, वैक्यूम में रखा है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर नहीं लगाता, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। इसलिए एप्सिलॉन आर जो आपका फॉर्मूले में एप्सिलॉन आर आया था ना, उसको लगाया ही नहीं मैंने, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मैंने कहा व्हेन द सेम स्फीयर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है भैया, एप्सिलॉन आर है, और आपको बता दूं एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अब मीडियम में रख दिया मैंने, मीडियम में रखने के बाद क्या हो गया, जब मैंने इस स्फीयर को मीडियम में रखा, इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है ना, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल हो चुका था, ठीक है, लेकिन मीडियम में रखा गया, तो भैया आपको पता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इस तरीके से, वहां पे भी निकली थी बिल्कुल सेम ऐसे ही, लेकिन वहां पर कोई मैंने बनाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि यहाँ पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इंफ्लुएंस मीडियम के ऊपर दिखाती है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, और इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब ये स्फीयर मीडियम में रखा होगा, तो मीडियम में रखा होने की वजह से जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक होता है, क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मीडियम आया, तो मीडियम क्या हो गया, पोलराइज हो गया, क्या हो गया,
तो इसके इस वाले जगह पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, और दूर वाले एंड पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। आपको पता है ये माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, इसका V1 पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, और इस प्लस वाला चार्ज की वजह से इसका V2 पोटेंशियल क्या होगा, V2 पोटेंशियल क्या होगा, इसका इस बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल आपको पता है कम होता है, पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने ले लिया V मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, 20 वोल्ट, क्या ले लिया, V1 की वैल्यू क्या होगी, -10 वोल्ट ले लिया क्योंकि नेगेटिव चार्ज से, और V2 की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 8 वोल्ट, क्योंकि दूर है वो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर V1 जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, V2 से ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, तो V इफेक्टिव इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका, V मैक्सिमम प्लस V1 प्लस V2। तो V मैक्सिमम की वैल्यू हमने क्या लिया, 20 वोल्ट, और इसकी क्या है भैया 10 वोल्ट, और इसकी क्या है 8 वोल्ट। तो आपका इफेक्टिव पोटेंशियल क्या हो गया, 18 वोल्ट आ गया। क्या आ गया, V इफेक्टिव ये आया, और आपको पता है हेयर V इफेक्टिव क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। स्पेयर जो वैक्यूम में रखा था उसका तो पोटेंशियल हमेशा आपका यही 20 वोल्ट बन के रहेगा, और इसको कम करने वाला भी कोई नहीं वहां पर। लेकिन जैसे ही उसी सेम स्पेयर को मैंने कहा रख दिया, मीडियम में रख दिया, तो आपको पता है इफेक्टिव पोटेंशियल क्या हुआ, कम हो गया। अब कम हो गया, इफेक्टिव पोटेंशियल क्या गया, डिक्रीज कर गया। जब ये डिक्रीज कर जाएगा तो आपको पता है भैया कैपेसिटेंस जो होता है वो पोटेंशियल का क्या होता है, इनवर्सली होता है। सो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सो कैपेसिटेंस इन मीडियम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक सेम स्पेयर को अगर आप वैक्यूम में रखते हो तो वहां का कैपेसिटेंस आपको कम मिलने वाला है। उसी स्पेयर को यदि आप मीडियम में रख देते हो तो वहां का कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मीडियम क्या करता है, उस स्पेयर के पोटेंशियल को क्या करता है, कम कर देता है। समझ गए, इस तरीके से सेम बॉडी को अगर आप वैक्यूम में रखो और मीडियम में रखो तो आपको दोनों जगह पर क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या मिलेगा, अलग अलग मिलने वाला। वैक्यूम में कैपेसिटेंस बॉडी का क्या होगा, कम रहेगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल वैक्यूम में क्या करेगा, जल्दी से राइज कर जाएगा। लेकिन वही स्पेयर अगर मीडियम में रखा गया है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, मीडियम कम कर देगा। कैसे कम करेगा, आपको पता है मीडियम पोलराइज हो जाएगा, पोलराइज होकर के क्या होगा, उसका नेट पोटेंशियल कम कर देगा, उसका कैपेसिटेंस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, कहाँ पे दादा मैंने जोड़ा है, बाद में वैल्यू रखी है, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये टोटल पोटेंशियल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये कल का टॉपिक था जो आज यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, अभी जो आपका अगला टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक का नाम है, तो क्या नाम है, नया टॉपिक है, टॉपिक का नाम है शेयरिंग ऑफ चार्ज इन बिटवीन आइसोलेटेड कंडक्टर। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा था। क्वेश्चन आप जब भी कर पाओगे जब आपको इस टॉपिक की क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, शेयरिंग ऑफ चार्ज इन बिटवीन आइसोलेटेड कंडक्टर। शेयरिंग ऑफ चार्ज इन बिटवीन आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड मतलब एक दो कंडक्टर दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, अगर उनके बीच में शेयरिंग ऑफ चार्ज हो तो क्या क्या होगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, एक कंडक्टर आपका क्या है भैया, इसका कैपेसिटेंस, इसका पोटेंशियल क्या है, V1 है, इसका कैपेसिटेंस क्या है, C1। इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो क्या होगा, C1 इंटू में V1 रहेगा। चार्ज क्या होता है, CV होता है ना, तो CV, C क्या है इसका कैपेसिटेंस, V क्या है इसका पोटेंशियल है। ठीक है, एक दूसरा बहुत दूर एक बॉडी है और इसका कैपेसिटेंस क्या है, C2, इसका पोटेंशियल क्या है, V2, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, Q2, C2 इंटू में V2। ये क्या है, बिफोर कनेक्शन। ये क्या है, बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन से पहले की बात हो रही है, अभी कनेक्शन नहीं है, बहुत दूर दूर है, तो इन इसका अलग, इसका सिस्टम अलग है, इसका सिस्टम अलग है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं इस केस में तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस, Q1 प्लस, Q1 की वैल्यू क्या होगी, C1 V1, और Q2 की वैल्यू क्या होगी, C2 V2, है ना। तो ये हो गया आपका टोटल चार्ज।
इनिशियल, टोटल इनिशियल चार्ज, ठीक है, ये इनिशियल चार्ज है कनेक्शन से पहले का। आफ्टर द कनेक्शन, आफ्टर द कनेक्शन, कनेक्शन करने के बाद देखिए अगर दो बॉडी एक दूसरे से डिफरेंट पोटेंशियल पर, दोनों का पोटेंशियल अलग रहेगा ना, और दो बॉडी अगर एक दूसरे डिफरेंट पोटेंशियल पर है और दोनों को कनेक्ट कर दो, कनेक्शन दे दो दोनों के बीच में, तो उनके बीच में क्या होगा, चार्ज का लेन देन चालू हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। और मैंने आपको पहले भी लिखा रखा द फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम। तो भैया जैसे मैंने कनेक्शन किया कि द फ्लो ऑफ चार्ज, दी फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट, वैसे क्या होगा जैसे कनेक्शन किया, तो द फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट टिल, सॉरी, the flow of charge start from higher potential to lower potential till their potential become same, ठीक है भैया। तो मैंने जैसे ही कनेक्शन किया तो हाइयर से लोअर की तरफ चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया, किस चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया। और कब तक ये फ्लो होता रहा, जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। तो भैया कनेक्शन हो गया, चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया और पोटेंशियल दोनों को क्या हो गया, सेम भी हो गया। अच्छा, इसका पोटेंशियल क्या हो गया, वी, तो इसका भी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। पहले अलग अलग था ना, कनेक्शन के बाद दोनों में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो गया। इसका कैपेसिटेंस अभी भी क्या C1 है, इसका क्या है C2, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, Q1 डैश कितना होगा, C1 भी, और इसके ऊपर क्या होगा, Q2 डैश कितना होगा, C2 भी, ठीक है। आपको पता Q1 क्यों नहीं लिखा इसको, क्योंकि आपको पता है ये चार्ज अलग हो जाएगा अब इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी चार्ज क्या होगा अलग, क्योंकि कनेक्शन कर दिया, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। रिडिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो लो पोटेंशियल वाली बॉडी को चार्ज देगी, और चार्ज दे करके पोटेंशियल दोनों का आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो फाइनल चार्ज क्या होगा, बदल जाएगा। अच्छा, टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल फाइनल चार्ज क्या होगा, C1 भी प्लस C2 भी, कोई दिक्कत तो नहीं, वी कॉमन ले लो, क्या हुआ, C1 प्लस C2, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या है आपकी अकॉर्डिंग टू, अब देखिए भैया यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, दोनों का पोटेंशियल हेयर, जो बातें बता रहा हूँ उसको बहुत इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना। हेयर वी पोटेंशियल ऑफ V1 बराबर में पोटेंशियल ऑफ V2 बराबर में, ये हो गया, कनेक्शन के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए पोटेंशियल होता क्या है, अगर मैं पोटेंशियल, केवल पोटेंशियल की बात करूं तो चार्ज अपॉन में क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, क्या होता है, तो चार्ज क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस होगा, चार्ज अपॉन में, हाँ शिव जी बोल, हाँ तो भर दे, तेरी आवाज नहीं आ रही, मुझे पता दोनों का पोटेंशियल क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। अरे यार, अभी दोनों का पोटेंशियल क्या हो चुका है, इस कंडीशन में आफ्टर कनेक्शन दोनों का पोटेंशियल क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। अच्छा, अगर मैं देखूं दोनों का पोटेंशियल V के बराबर हो चुका, V1 क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस, तो इसका चार्ज क्या है इसके ऊपर, Q1 डैश, और इसका कैपेसिटेंस क्या है C1। अच्छा, इसके ऊपर दूसरे वाले का पोटेंशियल क्या होगा, V2 है, वो भी बराबर हो चुका, तो क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज कितना है, Q2 डैश अपॉन में C2, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता लगने वाली है, ठीक है। Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश बराबर में क्या आएगा, बराबर में C1 अपॉन में C2, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये बात क्या बोल रही है, कह रहा भैया दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी का पोटेंशियल सेम है, दो बॉडी का, तो उनका ऊपर जो चार्ज का रेशियो आएगा वो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसका मान लीजिए 4 फराडे इसका कैपेसिटेंस है, इसका क्या है 10 फराडे कैपेसिटेंस है। अगर मैं 4/10 करता हूं तो क्या आता है, 2/5 आता है, क्या आता है, तो इनके ऊपर चार्ज का रेशियो भी क्या होगा, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो वो भी क्या होगा 2:5 के रेशियो में ही रहेगा।
समझ गए? ये कंडीशन जब भी अप्लाई होती है जब दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम होगा। जब दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम होगा तो दोनों का कैपेसिटेंस का रेशियो बराबर में दोनों के ऊपर चार्ज के रेशियो के बराबर आएगा। एक बात ये पता लगी। दूसरी बात ये देखिए, हम जानते हैं भैया अकॉर्डिंग टू, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, अकॉर्डिंग टू, अब इसमें एक नई बात और पता लगी आपको, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है भैया? सुन लीजिए, बोलिए मत, कोई भी रैप्टा मार दूं वरना। टोटल इनिशियल चार्ज बराबर में टोटल फाइनल चार्ज। भाई चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है? फिक्स रहता है। इनिशियल चार्ज क्या है? C1 V1 प्लस, और फाइनल चार्ज क्या है? V C1 प्लस C2। ये फाइनल चार्ज है ना, तो V कितना आ गया? C1 प्लस C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 प्लस। दोनों का पोटेंशियल जब बराबर हो गया था तो उस पोटेंशियल की वैल्यू ये होगी। इसको कहते हैं भैया कॉमन पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसे? कॉमन पोटेंशियल। कनेक्शन के बाद की बात हो रही है सारा कुछ, कॉमन पोटेंशियल। और एक बार निकालते हैं आफ्टर दी कनेक्शन। ये कब निकालते हैं? कनेक्शन के बाद। ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि बताओ कनेक्शन के बाद इस वाली बॉडी पे जो चार्ज था Q1 डैश, उसकी वैल्यू क्या थी? तो भैया कैलकुलेशन ऑफ Q1 डैश कितना होगा? तो भैया Q1 डैश किसके बराबर है? C1 इंटू में भी क्या बोला? हाँ, Q1 डैश किसके बराबर? Q1 जो आफ्टर शेयरिंग चार्ज, जो पहली बॉडी पे जो चार्ज आया वो Q1 डैश था, तो उसकी वैल्यू क्या है? C1 भी। तो C1 ये रहा, ये फर्स्ट इक्वेशन में C1। V की वैल्यू क्या रखी है? C1 V1 प्लस C2 अपॉन में C1 प्लस, बस हो गया आपका फाइनल चार्ज आ गया। किसके ऊपर? दूसरी जो पहली बॉडी थी ना, शेयरिंग के बाद जब शेयरिंग हो गई, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो दूसरी बॉडी जो पहली बॉडी थी उसके ऊपर इतना चार्ज आया। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ Q2 डैश मतलब शेयरिंग के बाद दूसरी बॉडी पे कितना चार्ज आया? तो दूसरी बॉडी पे कितना चार्ज आया था? C2 भी, C2 ऐसी लिख दीजिए, और V क्या है? C1 V1 प्लस C2 अपॉन में C1 प्लस। तो ये सारी चीजें पूछी आती हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है भाई ऐसा, ये आप जब भी कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्या होंगे, टॉपिक को लेकर क्लियर रहेंगे। ठीक है भैया, तो ये सारी चीजें पूछी आती हैं। दो कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर अलग अलग थे, तो दोनों अलग अलग थे, तो ये हाल था। जब आप आफ्टर कनेक्शन कर दिया तो कनेक्शन में चार्ज का लेन देन हुआ, हाईर से लोअर की तरफ पॉजिटिव चार्ज गया। कब तक गया? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम आ गया। पोटेंशियल सेम हो गया तो इसके ऊपर नया चार्ज मान लिए ये आ गया, नया चार्ज इसका, दोनों का पोटेंशियल भी ले लिया मैंने। ठीक है, तो उसके बाद मैंने निकाल लिया भैया दोनों का पोटेंशियल ये हो जाएगा, और दोनों के ऊपर फाइनली चार्ज क्या होगा? ये आएगा, और जो चार्जेस का रेशियो रहेगा उनके कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए भैया? अब आ रहा है अपना टॉपिक चालू हो रहा है, टाइप ऑफ कैपेसिटर। अब उनकी डेरिवेशन करेंगे, तो मैं आज वही करा रहा हूँ जो सिलेबस में। ठीक है, कभी हर बैच के लिए करा रहा हूँ ना। ठीक है, तो टाइप ऑफ ये भी सिलेबस में जितना कराया सब सिलेबस में था आज। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट है जो आपको यूज करने आपके उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर। टाइप ऑफ कैपेसिटर में यहाँ पर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट चेंज करो, मेरे से यही नहीं बनता यार कभी ढंग से। प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है भैया, पहले इसके कंसेप्ट को बताते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए
मैंने आपको बताया था एक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कंसेप्ट जो यूज हुआ इस डेरिवेशन में, अगर आप इसको कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी डेरिवेशन। पहला कंसेप्ट जो यूज हुआ है, आपको याद है, इस पे सिग्मा है और इस पे माइनस सिग्मा थी, दो शीट थी, और शीट की वजह से, एक सिंगल शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो होती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? आपको ए पॉइंट पर, आपको बी पॉइंट पर और आपको सी पॉइंट पर, इन तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। आपको याद होगा टॉपिक कराया था मैंने। तो मुझे पता है ये प्लस, इस पे प्लस चार्ज होगा तभी इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? पॉजिटिव है। इस पे माइनस चार्ज होगा तभी इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? नेगेटिव। ठीक है, ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। अच्छा, आप देखिए, आपको याद है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड जाती है, कहीं पर भी देखोगे तो हमेशा बाहर की तरफ जाती है। तो मैं ए पॉइंट पर देख रहा हूं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड, मतलब लेफ्ट साइड में E1। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इधर की तरफ बनाता तो इसकी क्या होती? रेडियली इनवर्ड आती। और पॉजिटिव चार्ज से हमेशा रेडियली आउटवर्ड जाती है, मतलब इस वाली शीट से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस रीजन में, लेफ्ट में ही जाएगी। ठीक है, अच्छा ये क्या है? सेकंड प्लेट है, ये नेगेटिव है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे नेगेटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? उसकी तरफ आएगी, यानी इनवर्ड आएगी E2। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ए पॉइंट पर हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? E1 माइनस E2। याद है? E1 की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। E2 की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। कैंसिल हो गया, तो ए वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? 0 थी। याद है? अब आते भैया बी वाले पॉइंट पर। बी वाले पॉइंट पर ये क्या है? पॉजिटिव शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। E1 ऐसे रहेगा। अगर लेफ्ट में ना आता तो रेडियली इनवर्ड हो जाती उसकी, तो गलत हो जाता। ये नेगेटिव प्लेट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली इनवर्ड जाएगी। अगर मैं लेफ्ट में मार दूं तो क्या होगा? लेफ्ट में मार दूं तो क्या होगा? आउटवर्ड जाएगी। हम जानते हैं इनवर्ड का मतलब क्या है, उसकी तरफ आए तो क्या होगा? E2 भी क्या होगा? आपको इधर रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या होगा? E1 प्लस E2। E2 जो कि क्या होगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ये जुड़ कर क्या होगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। आपको बता दूं सिग्मा जो होता है वो आपको चार्ज अपॉन में एरिया के रेशियो से मिल जाता है। क्या चार्ज? शीट के ऊपर कुल चार्ज और शीट का कुल एरिया, वो सिग्मा के बराबर होता है। अच्छा, अगर मैं सी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज शीट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? राइट में जाएगी, क्योंकि राइट बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी इससे। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज शीट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लेफ्ट में आएगी, क्योंकि लेफ्ट में आएगी तभी इसके क्या होगी? रेडियली इनवर्ड होगी E2। तो यहाँ पर क्या होगा? E1 माइनस, फिर क्या होगा? E2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर? 0। यानी सी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी? 0। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगी आपको? बीच में, जिसकी वैल्यू क्या? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है भैया, अब दूसरा एक कंसेप्ट था, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट तो ये था आपका। यहाँ पर जो दूसरा कंसेप्ट यूज हुआ है वो ये है कि आपको याद है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? ई है। दोनों के बीच में दूरी क्या है? डेल्टा आर है। क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का क्या होगा? याद है ना आपको? मान लीजिए ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वी है। क्या है? वी है। तो भैया आपको पता है ई क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आर। याद नहीं? याद है? डीवी अपॉन में डी आर। माइनस का साइन यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो डेल्टा वी क्या? पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा? ई इंटू में डेल्टा आर के बराबर होगा। यानी अगर आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा आर, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड और उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है उन दोनों को क्या करो भैया? मल्टीप्लाई कर दो, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, उन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी पता है, तो आप आसानी से उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले पे यूज करके। अब आते हैं भैया मेन डेरिवेशन पे, जिसका नाम है भैया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, डेरिवेशन देखते हैं। ये दोनों कंसेप्ट यूज हुए यहाँ पर। ये कंसेप्ट नंबर 2 था। ठीक है, एक्सप्रेशन।
एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक प्लेट रहेगी अनचार्ज, दूसरी प्लेट भी क्या अपने पास अनचार्ज, ये दो अनचार्ज प्लेट है अपने पास, दोनों के, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी, क्या है, डी। अच्छा, मैंने इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और इस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब इस आप स्टार्टिंग में तो चार प्लेट प्लेट मेटल की है, और मेटल प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत सारी होती है। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पॉजिटिव से इस प्लेट को कनेक्ट किया, तो यहाँ से नीचे की तरफ कौन आने लगे, इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं उतने क्या आ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन आकर के ऐसे आकर के इधर आकर के इधर से ऐसे आकर के इस प्लेट पे इकट्ठा हो गए, तो इधर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा इनके बीच में क्या सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, दो प्लेट के बीच में, अच्छा देखो, इस पे चार्ज क्या होगा, क्यू, तो इस पे क्या होगा, माइनस क्यू। इसका एरिया क्या है, ए, तो इसका एरिया भी क्या है, सेम ही होगा एरिया। ठीक है, तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा, वो क्या होगी, क्यू अपॉन में, इस पे क्या होगी, सिग्मा, जो कि क्या होगी, माइनस क्यू अपॉन में। ये वाली नेगेटिव होगी और ये वाली क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, समझ गया। अच्छा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस पे सिग्मा है, इस पे क्या है, माइनस सिग्मा है। तो जिस पे सिग्मा होती है और माइनस सिग्मा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बीच में मिलती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन में। और किनारे इस रीजन में और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। समझ गया। चलो, तब देखिए टोटल ट्रांसफर, देखिए इस पे कितना चार्ज आया, प्लस क्यू, इस पे क्या आया, तो कुल ट्रांसफर चार्ज कितना हुआ है, प्लेट फर्स्ट से लेके प्लेट सेकंड के बीच में कितना ट्रांसफर हुआ है चार्ज का, क्यू का। देखिए पहले दोनों प्लेट क्या थी, न्यूट्रल थी, बाद में प्लेट फर्स्ट पे कितना चार्ज आ गया, प्लस क्यू, और प्लेट सेकंड पे कितना आ गया, माइनस क्यू। इसका मतलब प्लेट फर्स्ट से माइनस क्यू चार्ज निकला, और जब माइनस क्यू चार्ज प्लेट फर्स्ट से निकला तो उस पर क्या आ गया, प्लस क्यू, और वो चार्ज कहां चला गया, सेकंड प्लेट पर, तो उसके आ गया माइनस क्यू। यहाँ पर कुल ट्रांसफर चार्ज कितना है, टोटल ट्रांसफर चार्ज फर्स्ट टू सेकंड प्लेट कितना हुआ है, क्यू हुआ है। क्या हुआ है, मैग्नीट्यूड लेना, माइनस क्यू मत लेना, क्यू। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, जो कि क्या था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा ही बाहर खड़ा हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में दोनों के बीच में, हम दो प्लेट के बीच की दूरी, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना, तो दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है, डी। यहाँ पे क्या कर दूं, डी से मल्टीप्लाई कर दूं। अच्छा, ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन में, और ये क्या हुआ, डी। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है आपको पता, ऊपर लिखा हुआ सिग्मा क्या है, क्यू अपॉन में ए, तो इसको लिख दो क्यू अपॉन में ए डी एप्सिलॉन नॉट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, इन दोनों प्लेट के बीच में ये आ गया। समझ गए। और ट्रांसफर चार्ज कितना आ गया, और हम जानते हैं भैया कैपेसिटेंस क्या होता है, वी नो, वी नो कैपेसिटेंस क्या होता है, टोटल ट्रांसफर चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ट्रांसफर चार्ज कितना है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखा है, क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी आ गया, क्या हो गया, कैपेसिटेंस। क्या आ गया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसके बीच में अभी क्या है, क्या है, वैक्यूम। यानी वैक्यूम का एप्सिलॉन आर क्या होता है, 1। हमें यूज ही नहीं करना, एप्सिलॉन आर 1 हो गया तो वैक्यूम, जब वैक्यूम होगा तो एप्सिलॉन 1 होगा, तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, आएगी ही नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको यहाँ पे इंट्रो लिख देता हूँ। डी क्या है, सेपरेशन इन बिटवीन, इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट, पहली और दूसरी प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या है, स्मॉल डी है, क्या है, स्मॉल डी है। ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट। ठीक है, अब वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अक्रॉस
अक्रॉस द प्लेट, प्लेट के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना भी आपका। अच्छा, इसी में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टॉपिक है, कह रहा इफ द स्पेस, इफ द स्पेस इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट इज filled with डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा घटेगा? अगर किसी मीडियम में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो क्या होगा? बढ़ेगा। फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। तो भैया हमने दोनों प्लेट्स के बीच में पहले इलेक्ट्रिक क्या थी? ई नॉट थी, ये प्लस था, ये क्या था? माइनस था। अब इसके बीच में क्या डाल दिया? डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या? एप्सिलॉन आर। तो आपको पता है ये प्लस है तो इधर क्या होगा? माइनस हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होता है। और इधर क्या माइनस है तो इधर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और इसकी जो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी? उल्टी आएगी। देखिए पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन हो गया ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? लेफ्ट में आएगी। और जो शीट थी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? राइट में जाएगी। तो हेयर ई नॉट अपोजिट टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। चलो ये अभी टॉपिक रहने देते हैं, ठीक है। मैं सीधा ये लिख देता हूं वरना टाइम खत्म हो जाएगा। अगर मैंने पूरे मीडियम को, जो 1 और 2 के बीच का मीडियम है, उसको पूरा डाइलेक्ट्रिक से डाल दिया तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब एक कैपेसिटेंस क्या हुआ? बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया? तो ये अगली क्लास में जानेंगे, मतलब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।